हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस। तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज, जिसमें आज की वीडियो में होगा हमारा 1 to 50 क्वेश्चंस। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जाकर के उन वीडियो को देखिए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं हम, तो बिजनेस फाइनेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम बिजनेस फाइनेंस करते हैं। तो मैक्सिमाइजिंग रिवेन्यू, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, मैक्सिमाइजिंग कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। द ultimate aim is to maximize shareholder wealth, balancing risk and profitability। अब शेयर होल्डर वेल्थ क्योंकि शेयर होल्डर में मालिक भी आ जाते हैं और जिन्होंने शेयर खरीदे हैं वो भी आ जाते हैं, सारे ही आ जाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, और उसके अंदर अब भी हमें बैलेंस करके चलना है, क्या, रिस्क भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। द ब्लेंड ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी used by the firm, the cost associated with raising capital, the dividend policy of a firm, working capital management process। तो देखिए इसने कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा है, तो इसके अंदर होता क्या, कैपिटल के अंदर कुछ डेप्थ होते हैं, कुछ इक्विटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, द ब्लेंड ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड बाय अ फर्म। एक फर्म के पास जितने भी डेप्ट है, जितनी भी इक्विटी है, उन सारों को ब्लेंड करके हम जो यूज करते हैं उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ वेरियस फंडिंग सोर्सेज, प्राइमरली डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट और इक्विटी क्या है, मेन रिसोर्सेज होते हैं हमारे फाइनेंस के। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज कैपिटल बजटिंग प्राइमरली फोकस ऑन। कैपिटल बजटिंग किसका, मतलब कैपिटल बजटिंग का क्या फोकस होता है, मेन पॉइंट क्या होता है। शॉर्ट टर्म एसेट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रूटीन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेमेंट। तो इसका कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। तो इसका क्या रहेंगे हम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो होते हैं उसको कहते हैं हम कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट। कौन सा मेथड हम यूज करते हैं मेनली, पे बैक पीरियड, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसका आंसर रहेगा पे बैक पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, पे बैक पीरियड की हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें कितने टाइम पे रिटर्न मिल सकता है, उसको कहते हैं पे बैक पीरियड। तो एक्सप्लेनेशन, द payback period measures the time needed to recover the initial investment। स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट की है उसको रिटर्न करने के लिए, रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो होता है मेथड पेबैक पीरियड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी मेथड असेस एन इन्वेस्टमेंट बाय। ये एनपीवी किस चीज का यूज करके इन्वेस्टमेंट को असेस करता है, कैलकुलेटिंग द पेबैक टाइम, डिस्काउंटिंग ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज टू प्रेजेंट वैल्यू, एस्टिमेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनपीवी डिस्काउंट फ्यूचर फ्लो टू डिटरमाइन वेदर एन इन्वेस्टमेंट एड्स वैल्यू। मतलब फ्यूचर फ्लो को देख करके प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है कि हमारे जो है इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू एडेड है या नहीं है हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, डिस्काउंटिंग ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज टू प्रेजेंट वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड विच कंपोनेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, ऑल द अबव, ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने पढ़ा था अभी, इक्विटी और डेप्ट दोनों होते हैं। और थर्ड इसने बोला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो वेटेड एवरेज होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसमें हमें एक फुल फॉर्म भी याद करने को मिल गई, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। विच ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब वर्किंग कैपिटल, विच ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग क्या होते हैं, जो रेगुलर करंट में चलती रहती है, मतलब कि शॉर्ट टर्म वाली
तो इसमें देखना है फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड्स, ये तो वर्किंग है। रिप्रेजेंटिंग करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये भी ठीक है, करंट है तो करंट है, दोनों चीज तो वर्किंग में आ गया। मैनेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये देखिए लॉन्ग टर्म आ गया, मगर वर्किंग क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म होती है, तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि नॉट अ वर्किंग कैपिटल। एंश्योरिंग लिक्विडिटी इन ऑपरेशन, लिक्विडिटी भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, तो हम ऑप्शन नंबर सी रखेंगे, मैनेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली। ठीक है, अब ये मत कहना कि ओनली है तो नेगेटिव गलत हो गया, नहीं, बट इसमें हमने नेगेटिव चीज ढूंढनी थी, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वर्किंग कैपिटल इज कंसर्न शॉर्ट टर्म फंड्स रेदर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल में वही मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिक्विडिटी रेशो मेजर, लिक्विडिटी रेशो क्या मेजर करता है, किस चीज का, मतलब ये रेशो क्यों यूज किया जाता है, क्या मेजर करने के लिए। firm's profitability, efficiency in asset utilization, the ability to meet short-term obligations, leverage of a company। तो देखिए लिक्विडिटी मैंने अभी पहले बोला था, लिक्विड कहते हैं शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, द एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। जो छोटे मोटे खर्चे बार बार में आते रहते हैं, रोज डेली के जो खर्चे हैं, छोटे मोटे तो नहीं कहेंगे, डेली के जो खर्चे हैं उनको मीट करने, उनको मिलने, उनको चुकाने के लिए उसकी एबिलिटी है या नहीं है, लिक्विडिटी रेशियो वहां पे होती है। लिक्विडिटी रेशियो रिफ्लेक्ट ए कंपनीज कैपेसिटी टू पे इट्स इमीडिएट बिल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो कौन सा है, डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट तो लॉन्ग टर्म आ गया, इक्विटी लॉन्ग टर्म आ गई। करंट रेशियो ये हो सकता है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, इक्विटी लॉन्ग टर्म आ गई। प्राइस अर्निंग रेशियो, तो ये अर्निंग भी लॉन्ग टर्म में जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द करंट रेशियो कंपेयर्स करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी, करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो रेशो होता है उसी को करंट रेशो कहते हैं, तो इसको करंट, जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है तो वो लिक्विडिटी में अंदर आ जाएगी। द टर्म वर्किंग कैपिटल साइकिल रेफर्स टू, वर्किंग कैपिटल साइकिल का मीनिंग पूछा है इसने, टाइम टेकन टू सेल इन्वेंट्री नहीं। द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स है तो वो वर्किंग कैपिटल में नहीं जाएगी। कन्वर्टिंग करंट एसेट्स इनटू कैश, यस ये हो सकता है। द एजिंग ऑफ अकाउंट पेएबल, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इट इज द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसेट्स टू कैश फॉर ऑपरेशंस, कि हमारा क्या है, जितनी भी एसेट्स है, करंट एसेट्स हैं, उनको कैश में कन्वर्ट करने में हमारा कितना टाइम लगता है, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइनेंसिंग ऑप्शन इज जनरली, विच फाइनेंस ऑप्शन इज जनरली मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ हायर रिस्क, हायर रिस्क की वजह से कौन सा जो ऑप्शन है वो मोर कॉस्टली माना गया है, इसमें से मतलब कि ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाएगा। बैंक लोन, इंश्योर्ड बॉन्ड, इक्विटी फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इक्विटी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट हायर रिटर्न ड्यू टू इंक्रीज रिस्क मेकिंग इक्विटी कॉस्टलियर, अब जहां पे जिस इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होगा तो वो जो रिटर्न है वो भी हाई एक्सपेक्ट करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इसीलिए जो इक्विटी फाइनेंसिंग है वो कॉस्टलियर हो जाती है कंपनी के लिए। ठीक है, डिविडेंड कम पॉलिसी डिसीजन प्राइमरी अफेक्ट, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड नहीं, डिविडेंड जो पॉलिसी है वो कैसे, किस चीज को अफेक्ट करेगी, डिसीजन को कैसे अफेक्ट करती है। द फर्म्स लिक्विडिटी पोजीशन, द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैपेसिटी, एसेट यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी। तो ये देखिए लिक्विडिटी, तो डिविडेंड तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, डिविडेंड जो है लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म की होती है, तो इसको कट कर दीजिए। फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ डिविडेंड जितना ज्यादा देना होता है उतनी ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, इससे जो हमारे डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। डिविडेंड चॉइस इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जो प्रॉफिट हम बचा के रखते हैं ताकि आगे काम में ले सकें, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। द रेसिड्यूल इन डिविडेंड मॉडल रिगार्ड्स डिविडेंड्स एज, जो एक मॉडल का नाम दिया है रेसिड्यूल डिविडेंड मॉडल है, वो कैसे काम करता है, अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट ओवर अर्निंग आफ्टर इन्वेस्टमेंट नीड्स आर मेट, द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ फर्म इररिलेवेंट टू शेयर वेल्थ मैक्सिमाइज। देखिए रेसिड्यूल बचा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लेफ्ट ओवर अर्निंग मतलब जितनी भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, जहां भी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद जो अर्निंग बची उसमें से हम डिविडेंड किसी को देंगे, इसको कहते हैं रेसिड्यूल डिविडेंड मॉडल। डिविडेंड आर पेड ओनली फ्रॉम फंड्स रिमेनिंग आफ्टर फाइनेंसिंग एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है,
इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन डेप्ट फाइनेंसिंग कैरीज विच रिस्क, डेप्ट फाइनेंसिंग होती है जो, उसके अंदर कौन सा रिस्क होता है? डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, नहीं, इसमें कंट्रोल नहीं जाता है उनके पास, क्योंकि उनके पास डेप्ट में कंट्रोल नहीं जाता, इक्विटी में जाता है। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल लेवरेज रिस्क ड्यूरिंग डाउन टर्न्स, हाँ जी ये हो सकता है, क्योंकि डाउन टर्न्स, जब कंपनी डाउन टर्न्स में होती है तो भी हमें डेप्ट का जो परसेंटेज फिक्स है वो हमें देना ही देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ा देती है, रिस्क बढ़ा देती है। लोअर टैक्स बेनिफिट, नॉट रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, तो ये तो प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या है, रिस्क की बात कर रहे थे, दो तो है नीचे वाले, बेनिफिट ऊपर वाले दो नेगेटिव थे, ऊपर से मगर हम ऑप्शन कट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डेप्ट इंक्रीज फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको इंक्रीज कर देता है। हाइटनिंग रिस्क इफ इनकम फॉल्स, इनकम कम हो जाती है उस टाइम वो हमारा रिस्क जो है बढ़ जाता है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट को बढ़ाएगा? मार्केट इंटरेस्ट रेट, credit rating of the company, debt maturity period, all of the above, yes, all of the above, all of these factor affect borrowing cost and overall debt expenses। तो cost of debt कैसे बढ़ाया? देखो, market interest rate, जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में है उससे उसके जितना या उससे ज्यादा देना पड़ेगा हमें, तो वो हो गया, इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जैसी होगी उसकी वजह से भी जो इंटरेस्ट का डेप्ट रेट का जो होता है वो भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा। डेप्ट मैच्योरिटी पीरियड भी फ्लक्चुएट करेगा, तो ऑल ऑफ दी अबव जो होता है वो सारा का सारा हमारा अफेक्ट करेगा। द रोल ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर इज प्राइमरली टू, फाइनेंशियल मैनेजर की जो पोस्ट है उसका मेन काम क्या होता है, मेन रोल क्या होता है? मैक्सिमाइज करंट इनकम, नहीं, करंट लॉन्ग टर्म सारी देखनी होती है वैसे तो करंट इनकम इन्होंने लिमिट फिक्स कर दी तो हम कट कर देंगे। प्लान डायरेक्ट कंट्रोल फाइनेंशियल एक्टिविटी, हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजर क्या है, प्लानिंग से लेके डायरेक्टिंग तक से लेके कंट्रोलिंग तक सारे काम देखता है। किस चीज से रिलेटेड? फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फाइनेंशियल मैनेजर कोऑर्डिनेट द सोर्सिंग एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स टू मीट स्ट्रेटेजिक गोल्स, कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी सोर्सिंग होती है कि कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ किस चीज को एलोकेट करना है, वो सारा का सारा कौन देख रहा है? फाइनेंशियल मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सॉन्ग, लॉन्ग टर्म कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म होता है ट्रेड क्रेडिट, उधार, ओवरड्राफ्ट ये भी शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, टर्म लोन, फैक्टरिंग, तो टर्म लोन्स होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए हम लोन लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में जाएगा। कंपैरेटिवली चारों में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म सबसे यही रहेगा। तो टर्म्स लोन्स आर जनरली स्ट्रक्चर्ड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड, ठीक है, तो ये किस लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए ही टर्म लोन लेते हैं। एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मिनिमाइज, जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या चीज मिनिमाइज कर देता है? डिविडेंड पे आउट, फाइनेंशियल रिस्क, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनकम टैक्स लाइबिलिटी। तो हमें देखो कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या मिनिमाइज करता होगा? हम कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा कैसे बता सकते हैं कि वो जो हमारे कैपिटल की कॉस्ट आनी थी उसको मिनिमाइज करे, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि मिनिमाइज द ओवरऑल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर देता है कौन? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। The goal is to achieve the lowest weighted cost of financing while maintaining value, वैल्यू भी मेंटेन रखनी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको भी कम रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड डाटा इज डिटरमाइंड यूजिंग द, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड डाटा, डाटा के डिविडेंड डाटा को यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे डिटरमाइन की जाएगी? तो कौन सा इसमें से मेथड लगता है? गोल्डन ग्रोथ मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, WACC, रेसिडुअल इनकम मॉडल, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द गोल्डन ग्रोथ मॉडल यूज डिविडेंड्स एंड ग्रोथ एस्टिमेट्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अभी देखिए WACC, तो इसमें क्या था? फुल फॉर्म वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और बी में हमें एक और मिल गई CAPM की फुल फॉर्म कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गोल्डन ग्रोथ मॉडल है, जो किस चीज का यूज कर रहा है? डिविडेंड और ग्रोथ एस्टिमेट को यूज करता है, किसके लिए? इक्विट कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, क्या होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? द कॉस्ट ऑफ सिंगल फाइनेंसिंग सोर्स, नो, अ ब्लेंड ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट कॉस्ट वेटेड बाय देयर कैपिटल प्रोपोर्शन, यस यस यस, this will be the right answer, option number V। WACC reflect the average required return by all capital providers, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि कितना डेप्ट है कितना इक्विटी है, उसके हिसाब से हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट निकलती है उसमें, ठीक है। वट डज फाइनेंशियल लेवरेज इंडिकेट? फाइनेंशियल लेवरेज क्या इंडिकेट करता है? कंपनीज सेल्स ग्रोथ, कि कंपनी की सेल में कितनी ग्रोथ आई है। फाइनेंशियल से रिलेटेड है तो इसमें ये नहीं आएगा। द एक्सटेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग इन द कैपिटल मिक्स, कि इसमें देखता है कि कैपिटल जो मिक्स है, कैपिटल में डेब्ट इक्विटी या जितनी भी टाइप की है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग कितनी है। फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग मतलब डेब्ट जितना कितना है, तो उसको फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। इट शोज द डिग्री टू विच डेब्ट इज यूज्ड अफेक्टिंग बोथ रिटर्न्स एंड रिस्क। तो फाइनेंशियल लेवरेज ऑप्शन नंबर बी क्या बता रहा है हमें कि जो ये हमें फाइनेंस फिक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग की एक एक्सटेंट बता देते हैं कितना यूज किया है, जिसकी वजह से हमारे जो रिटर्न्स है वो भी अफेक्टेड रहेंगे, हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो भी अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्म्स डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डिफाइंड एज। फर्म्स डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो हमें पता है कि टोटल इनकम डिवाइड बाय नेट इनकम होगा, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नेट इनकम रहेगा। तो अब देखते हैं ऑप्शंस। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर नहीं, टोटल डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम। यस, टोटल डिविडेंड, कितना डिविडेंड पे किया टोटल, और उसको डिवाइड कर दीजिए कितनी इनकम थी हमारी, तो इससे हमें पता चल जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। दिस रेशियो रिवील्स द पोर्शन ऑफ अर्निंग पेड एज कैपिट डिविडेंड। इसमें ये पता चल जाता है कि अर्निंग का कौन सा भाग, हमें कितना भाग हमने वो एज ए डिविडेंड पे आउट कर दिया। Which risk is specifically associated with variable interest को debt? वेरिएबल इंटरेस्ट डेप्ट से रिलेटेड कौन सा रिस्क है? एक्सचेंज रेट रिस्क, बिजनेस रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। देखिए वेरिएबल इंटरेस्ट डेप्ट, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन सा वर्ड दिखा मैं? ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट रेट रिस्क। वेरिएबल रेट डेप्ट एक्सपोज द फर्म टू चेंज इन इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब वेरिएबल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहे, फ्लक्चुएट होता रहे, तो जो उसकी कॉस्ट है वो भी फ्लक्चुएट होती जाएगी, ऊपर नीचे कभी भी हो सकती है, तो वो रिस्क का काम करेगा, ठीक है। Next question is the primary benefit of using retained earning for financing is that it, मतलब कि जो retained earning है हम उसका यूज क्यों करेंगे फाइनेंसिंग के लिए, उसका बेनिफिट, मेजर बेनिफिट क्या होता है, मेन बेनिफिट क्या होता है? अवॉइड डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। यस, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल मतलब जैसे अब अगर हम फाइनेंसिंग बाहर से लेते हैं, इक्विटी लेते हैं, डेब्ट इक्विटी वगैरह लेते हैं, तो डाइल्यूशन हो जाता है, हमारा जो कंट्रोल है उसका कुछ हिस्सा बाहर वाले के पास चला जाएगा। इज लोअर कॉस्ट कंपेयर टू इशूइंग न्यू इक्विटी? हाँ जी, लोअर कॉस्ट रहती, क्यों? वो पैसा हमारे पास ही, रिटेन्ड अर्निंग है, हमारा पैसा हमारे पास ही है, वो लगा लेंगे तो लोअर कॉस्ट होगी। इक्विटी है तो न्यू इक्विटी करने की मतलब कि इशू करने की कॉस्ट, फिर उसका शेयर देना, हर चीज का कॉस्ट आएगी। एलिमिनेट्स एडिशनल लीगल कंप्लायंसेस। अब शेयर वगैरह अलॉट करने होते हैं तो लीगल कंप्लायंसेस वगैरह भी हो जाते हैं, मगर इसके अंदर नहीं होंगे, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन रहेगा इसका, कि तीनों ही बेनिफिट हैं। अवॉइड डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, लोअर कॉस्ट कंपेयर टू इशूइंग न्यू कैपिटल या न्यू इक्विटी, एलिमिनेट्स एडिशनल लीगल कंप्लायंस, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग डू नॉट इंकर इंश्योरेंस कॉस्ट एंड डू नॉट डाइल्यूट ओनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो। अभी नए रेशियो का नाम आया टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो, मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू, क्या चीज मेजर करता है? मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। देखो टाइम अर्न है तो टाइम लॉन्ग टर्म में चला गया, शॉर्ट टर्म कट कर दो इसको। सर्विस इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ऑपरेटिंग इनकम से इंटरेस्ट पेमेंट को चेक करता है कि कितनी ऑपरेटिंग इनकम थी अर्न रेशो से, मतलब ठीक है। जनरेट प्रॉफिट मार्जिन, यूटिलाइज एसेट्स एफिशिएंटली, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स द ऑपरेटिंग इनकम कैन कवर, हाउ मेनी टाइम्स द ऑपरेटिंग इनकम कैन कवर द इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब कि जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से हम कितनी बार हमारा जो इंटरेस्ट है वो पे किया जा सकता है, तो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो ये शो करेगा, ठीक है। DuPont analysis decomposes return on equity into which component, कि जो DuPont analysis है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROE को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करता है? प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लेवरेज। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
तो प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर किस चीज के, रिटर्न ऑन इक्विटी को प्रॉफिट के अंदर चेंज करेगा, एसेट टर्नओवर के अंदर, फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर। दिस मेथड्स सेपरेट्स आरओई इनटू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एसेट्स यूज, लेवरेज इफेक्ट्स। ठीक है, इन तीन चीजों में, एक तो प्रॉफिट, एक एसेट टर्नओवर, एक फाइनेंशियल लेवरेज, इन तीनों चीजों में वो डिवाइड कर देता है किसको, आरओई को, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर रहे हो उसका मेन एम क्या होगा, फोरकास्ट सेल्स ओनली, सिर्फ अब यहाँ पे ओनली वाला रूल लगा दीजिए आप, ओनली कट कर दो। एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ठीक बात है। मेजर करंट एसेट एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मतलब मेन इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। डेवलप मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग का फाइनेंसिंग से कोई लेन देन नहीं है वैसे तो हम ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। इट इन्वॉल्व्स अलाइनिंग रिसोर्स टू मीट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल जो हमारे रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करने में हेल्प करता है, किसको ध्यान में रखते हुए, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, की एलिमेंट क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, कैपिटल बजटिंग। अब इन चार ऑप्शंस में से हमें ये पता चल रहा है वर्किंग कैपिटल कौन सी है, देखो फिक्स्ड एसेट तो लॉन्ग टर्म होगी, लॉन्ग टर्म होगी, कैपिटल मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म ही होती है, तो इन्वेंट्री ही होगी जो हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगी, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही एक की एलिमेंट है। ठीक है, the next question is the cost of retained earning is best described as cost of retained earning क्या होती है, हायर देन द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, नहीं हम पहले पढ़ के आएंगे, लोअर देन होती है, न्यू इक्विटी से लो रहती है। इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्ट, लोअर होती है, इक्वल भी नहीं होती। जीरो सिंस इट इज इंटरनल फंडिंग, जीरो तो नहीं होती है। अ फर्म फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हमने जो रिटेन करके रखा पैसा वो अगर कहीं हमने एम्प्लॉय किया होता, हमने कहीं लगाया होता, उससे कुछ बेनिफिट हो सकता था, तो इस चीज को क्या कहते हैं, हमने एक ऑप्शन चुना रिटेन करने का, उसका दूसरा जो ऑप्शन छोड़ा उसकी जो कॉस्ट थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी, हमारा जो उसका बेनिफिट हो सकता था हमें। ये हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ फॉर्म of opportunity cost. Retained earning incur an opportunity cost equivalent to the potential return shareholder could have earned. ठीक है, तो potential returns जो था वो हमारी cost बन जाती है opportunity cost. फाइनेंशियल रिस्क प्राइमरली स्टेम्स फ्रॉम, फाइनेंशियल रिस्क कहाँ से आते हैं, स्टेम्स मतलब कहाँ से पनपते हैं, कहाँ से बनते हैं, मार्केटिंग कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेप्ट फाइनेंसिंग, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हम जब इक्विटी से डेप्ट के ऊपर भरोसा करते हैं तो हमारा जो है फाइनेंशियल रिस्क बन जाता है। डेप्ट क्रिएट फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, क्योंकि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। इंक्रीज रिस्क इफ रिटर्न्स फॉल्टर, ठीक है, मतलब जब हमारी रिटर्न्स कम हो जाती है तब भी हमारा रिस्क बढ़ता जाता है इस चीज के लिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द मोडिग्लानी मिलर थ्योरम अ फर्म्स वैल्यू इज, इस जो थ्योरम है उसके अंदर फर्म्स की वैल्यू क्या होती है, उसने क्या बताया होगा। A firm is a function of its dividend policy, unaffected by its capital structure, direct proportional to its debt value, dependent on operational risk. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अनअफेक्टेड बाय इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। मोडिग्लानी ने बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फर्म की वैल्यू के ऊपर। इन परफेक्ट मार्केट हाउ अ फर्म फाइनेंसेस इटसेल्फ डज नॉट इम्पैक्ट इट्स टोटल वैल्यू। ठीक है, तो इसने बोला कि जो मोडिग्लानी मिलर की थ्योरम थी वो किससे रिलेटेड थी, पहली बात तो ये पता चलेगा परफेक्ट मार्केट से रिलेटेड थी। और उसने बोला कि उसने बोला कि फर्म अपना फाइनेंस कहाँ से लाती है, कैसे लाती है, उसका कोई भी उसकी वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। विच फैक्टर इज नॉट ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, विच फैक्टर इज नॉट ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कि इनमें से कौन सा
विच फैक्टर इज नॉट ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कौन सा फैक्टर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता है? टैक्स कंसिडरेशन, मार्केट डज नॉट है ना, तो टैक्स कंसिडरेशन तो आएगा। मार्केट की कंडीशन, ओनर्स प्रेफरेंस फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाँ जी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम देखते जरूर है मगर उसका कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? वाइल पास्ट परफॉर्मेंस इज नोटेड, कि परफॉर्मेंस हम नोट जरूर करते हैं बट करंट स्ट्रक्चर चॉइस फोकस ऑन फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन, हमारा जो करंट स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम क्या देख करके बनाते हैं? फ्यूचर को देख के बनाते हैं, ना कि पास्ट को देख के। ठीक है। The break even, next question है, the break even point in business finance is defined as the sales level, where sales level कहाँ होगा जब break even point होगा? total revenue equal total cost, total asset equal total liability, profitability peaks, leverage in maximize। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। टोटल रिवेन्यू, जितना रिवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, तो हम उसको कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। इट मार्क्स द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अ संक कॉस्ट रेफर्स। संक कॉस्ट भी हमने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक वाली यूनिट में देखे हैं। संक कॉस्ट कहते हैं जो रिकवर ना की जा सके। अब फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फ्यूचर कितनी है, पास्ट की होती है वो तो। कोस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, हाँ जी यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा, कोस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, उसको कहते हैं संक कोस्ट। संक कोस्ट आर द पास्ट एक्सपेंडिचर, संक कोस्ट कहते हैं पास्ट प्रीवियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं। दैट शुड नॉट अफेक्ट करंट डिसीजन, उनका हमारे करंट डिसीजन के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हम उनको ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि वो रिकवर ही नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज कैलकुलेटेड एज, रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो नेट इनकम बाय टोटल एसेट्स, नेट इनकम शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कि जितनी इनकम हुई, नेट इनकम हुई, उसको हम इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगी। ठीक है, कि एक ROE shows the return generated by the shareholders investment। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल गियरिंग रेफर्स टू, फाइनेंशियल गियरिंग क्या होती है? जब भी फाइनेंशियल गियरिंग आ जाए तो वहां पे आप डेप्ट से रिलेटेड कर दीजिएगा, उस फाइनेंशियल गियरिंग को डेप्ट से रिलेट कर दीजिएगा। द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी तो डेप्ट में नहीं है, कट कर दो। द यूज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड इन फाइनेंसिंग, फिक्स्ड इंटरेस्ट मतलब डेप्ट, उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है। हाँ जी, ये रह सकता है। लिक्विडिटी रेशियो, ये भी लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में चला गया। डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच फिक्स्ड कॉस्ट डेप्ट फाइनेंसिंग इन एम्प्लॉयड, कि कितना रेशियो है कि जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट वाले डेप्ट हमने फाइनेंसिंग यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A situation where earning fluctuate largely due to high debt is known as, ऐसी सिचुएशन जो हाई डेप्ट की वजह से हमारी जो अर्निंग है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, देखिए हाई डेप्ट, कि हमने कितना डेप्ट लिया उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो हमारी अर्निंग है वो फ्लक्चुएट तो होगी। अब ये कौन सा डिसीजन था? फाइनेंशियल डिसीजन, तो ऑप्शन नंबर फाइनेंशियल से रिलेटेड ही होगा। देखो, बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, इकोनॉमिक्स रिस्क, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज एम्पलीफाइज इनकम वेरिएबिलिटी बिकॉज ऑफ डेट ऑब्लिगेशन, डेट कितने हैं उनकी वजह से जो हमारी इनकम वेरिएबल हो जाती है उसको कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। इशूइंग न्यू इक्विटी इज टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग ड्यू टू, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसा सा, तो हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। द एब्सेंस ऑफ अंडरराइटिंग फीस, इसने पूछा कि न्यू इक्विटी जो इशू करना है वो ज़्यादा महंगी क्यों पड़ती है? एब्सेंस होती है अंडरराइटिंग फीस तो वो सस्ती हो जाती है, कट कर दो। फ्लोटेशन कॉस्ट एंड पोटेंशियल डिस्काउंट, हाँ जी हो सकता है। लोअर टैक्स बेनिफिट, मार्केट स्टेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इशूइंग शेयर इंकर्स कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाती है। दैट मेक इट प्राइसियर देन इंटरनली जनरेटेड फंड, जो रिटेन्ड अर्निंग है उससे ज़्यादा इसको कॉस्टली बना देती है फ्लोटेशन कॉस्ट। Which of the following is a short-term financial tool?
इनमें से कौन सा जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल कौन सा है? कमर्शियल पेपर, इक्विटी शेयर, टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर। तो हमें पता है कि लास्ट के जो तीन ऑप्शन है बी सी डी जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में कौन सा चल गया? कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड यूज टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविडेंड इन रिलीवेंस थ्योरी सजेस्ट दैट इन ए परफेक्ट मार्केट, जो डिविडेंड इन रिलीवेंस है, इररिलेवेंस के रिलेटेड नहीं है, वो थ्योरी क्या कहती है? डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट फर्म्स वैल्यू। हाँ जी, इसने बोला कि डिविडेंड जो पॉलिसी है वो अफेक्ट नहीं करेगी। ये अभी हम पढ़ के भी आए हैं थोड़ी देर पहले कि जो परफेक्ट मार्केट किसका थ्योरम थी वो, कुछ थ्योरम थी ना, उसके बारे में पढ़ के आए थे हम कि उसके अंदर बताता है कि जो उसका डिविडेंड टाइप है या फिर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग टाइप है उसका परफेक्ट मार्केट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, उसको कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द फर्म्स वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विद नो टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिविडेंड पॉलिसी शुड नॉट इम्पैक्ट ओवरऑल फर्म्स वैल्यू। इसका देख के बताते हैं, मोडी गिलानी वाला था शायद वो क्वेश्चन। हाँ ये रहा, अकॉर्डिंग टू द मोडिग्लानी मिलर थ्योरम। ठीक है, इसने भी यही सेम बात कही थी कि परफेक्ट मार्केट के अंदर फर्म अपनी फाइनेंस कैसे करता है उसका उसकी वैल्यू के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, मोडिग्लानी मिलर की थ्योरम थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट फर्म्स वैल्यू। इन कैपिटल बजटिंग के अंदर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, एक फुल फॉर्म मिल गई, IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज क्या होती है? द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स NPV जीरो, ऑलवेज इक्वल टू द वैक, एन इंडिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ओनली, कट कर दो, द परफेक्ट पीरियड एडजस्टेड फॉर रिस्क, पर पेबैक पीरियड adjusted for risk। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। IRR is the rate at which the present value of cash inflow equals the investment outlay। ठीक है, जितना कैश इनफ्लो आता रहता है उतनी इन्वेस्टमेंट होती जाए तो उसको कहते हैं NPV जीरो। Which financial statement provide a snapshot of the firm's financial position at a point in a time। एक पॉइंट पे, ये भी हमने अभी थोड़े से दिन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले चैप्टर में यूनिट में किया था कि फाइनेंशियल पोजीशन जाननी हो तो हमें कौन सी स्टेटमेंट देखनी होती है, उसका आंसर था बैलेंस शीट। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बैलेंस शीट। ठीक है, हायर गियरिंग रेशियो टिपिकली इंडिकेट्स, जिसका गियरिंग रेशियो हाई हो वो क्या इंडिकेट करता है? गियरिंग रेशियो डेप्थ से रिलेट करना है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं, हाई लिक्विडिटी लो रिस्क, हैवी रिलायंस ऑन डेप्थ फाइनेंसिंग। हाँ जी, हाई रिलायंस ऑन डेप्थ फाइनेंसिंग हाई गियरिंग रेशियो होता है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो आर करेक्टराइज्ड बाय, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो किस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए, कैसे पहचानेंगे हम नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो है? अ सिंगल चेंज इन साइन, मल्टीपल ऑल्टरेशन इन साइन, कंस्टेंट पॉजिटिव फ्लो, कांस्टेंट नेगेटिव फ्लो। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर, मल्टीपल ऑल्टरेशन इन साइन। The multiple sign change complicate method like IRR due to alternating inflow and outflow। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन फाइनेंस में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है फाइनेंस में? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि उसका कोई दूसरा यूज हमने छोड़ा होगा, उसका जो बेनिफिट मिल सकता था उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव अदर ओवर अदर। तो यही आंसर हम कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी इज करेक्टराइज्ड बाय, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी कैसी होती है, उसके अंदर क्या होता है? हायर लेवल ऑफ करंट एसेट्स, मिनिमम करंट एसेट होल्डिंग, एक्सटेंसिव शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कंजर्वेटिव डेप्थ मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मिनिमल करंट एसेट्स होल्डिंग। जितने कम करंट एसेट्स होंगे उतनी ज्यादा एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी रहेगी। एन एग्रेसिव अप्रोच मिनिमाइज करंट एसेट्स इंक्रीजिंग लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क को बढ़ा देती है हमारे, तो उसको कहते हैं एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी।
नेक्स्ट इज अ कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी टिपिकली रिजल्ट्स इन कंजर्वेटिव जो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी है उसका क्या रिजल्ट निकलता है, लोअर लिक्विडिटी रिस्क। अब ये देखो पहले वाली थी अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, इसके अंदर क्या होता है, हाई लिक्विडिटी रिस्क था। और ये आया हमारा कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, इसके अंदर लोअर लिक्विडिटी रिस्क रहेगा। अ कंजर्वेटिव पॉलिसी मेंटेन हायर करंट एसेट्स लेवल सेफ गार्डिंग लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होगा हमारा, कम कर देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्रेसिव में लिक्विडिटी रेशियो ज्यादा, रिस्क ज्यादा होता है और कंजर्वेटिव में कम होता है। अब सोर्स ऑफ इनफॉर्मल शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस, इनफॉर्मल शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेना है तो हमें कहाँ से मिल सकता है, ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर, टर्म्स लोन। देखिए टर्म लोन बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पता चला लॉन्ग टर्म में जा सकता है ये, ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म में भी ना जाए तो ये इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल वे हो जाएंगे। कमर्शियल पेपर भी फॉर्मल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रेड क्रेडिट है जो सबसे ज्यादा इनफॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे। ट्रेड क्रेडिट इज प्रोवाइड इनफॉर्मली बाय द सप्लायर विदाउट फॉर्मल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उधार देना मतलब। An increase in interest rate typically has what effect on NPV? NPV का NPV पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है? इंक्रीज एनपीवी, डिक्रीज एनपीवी, नो इफेक्ट ऑन एनपीवी, ओनली इंक्रीज द पेबैक पीरियड। तो इसका आंसर रहेगा ओनली वाला तो कट ही कर दो, तीन रहेंगे, नो इफेक्ट भी कट कर दो, इफेक्ट तो है जब इसने पूछा है। इंक्रीज और डिक्रीज पूछ लो तो इंक्रीज और डिक्रीज, एनपीवी इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है तो वो क्या रहेगी, तो इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो हायर डिस्काउंट रेट रेड्यूस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ा अफेक्ट करता नहीं है या सबसे कम करता है? कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, डिविडेंड पॉलिसी, डेब्ट लेवल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एक्सपेंस, ठीक है। देखो कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, जितनी कॉस्ट ग्रोथ करेगी उतनी ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती है, घटती रहती है। डिविडेंड पॉलिसी, जितना ज़्यादा डिविडेंड देना है तो वो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ाएगा घटाएगा, उसका भी इफेक्ट आएगा। डेप्ट लेवल, डेप्ट कितना है, डेप्ट कितना कम है उससे भी फर्क पड़ता है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक्सपेंसेस, डेप्ट एक्सपेंस जो होते हैं उसकी कॉस्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सबसे अलग दिख रहा है ये। ऑल द लेवरेज मतलब कि डेप्ट लेवल इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डेप्ट है मतलब कि इसके ऊपर जो कॉस्ट आई है वो अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर डी ही विल बी द राइट आंसर। यहाँ हमारे होते हैं आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके आगे के 51 टू 100 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वैसे भी आपको हिंट मिलते रहेंगे, मतलब कि लिंक्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा उसको, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय।